हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम किशोर पटेल, आप लोगों का कोर्स टीचर। जैसा कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में है और थर्ड ईयर के जो कोर्स नंबर है PP311 और जो कोर्स टाइटल है डिसीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट, जिसमें कि हम केवल फील्ड क्रॉप का डिसीज पढ़ते हैं। इसमें हम आज के लेक्चर में यूनिट नंबर 3 का डिसीज ऑफ सीसेमन, जो कि लेक्चर नंबर 18 में आता है, उसको आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज के लेक्चर का आउटलाइन दे देता हूं। तो आज के लेक्चर का जो पहला है जो इंट्रोडक्शन टू सीसेमम डिसीज है, सीसेमम डिसीज का इंट्रोडक्शन। इसके बाद आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव का व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर, देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद सीसेमम में हम 3 डिसीज पढ़ेंगे। जैसे जो पहला डिसीज है फिलोडी ऑफ सीसेमम, दूसरा है अल्टरनेरिया लीफी स्पॉट और तीसरा है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीसेमम। इसके बाद हम आप लोगों को एक एक्सरसाइज देंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि आज के लेक्चर का जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है। इसके बाद हम आज के लेक्चर में जो रिसर्च स्कोप का जो टॉपिक है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इसके बाद लास्ट में हम रेफरेंस को कोट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सीसेमम डिसीज है। तो सीसेमम डिसीज का जो इंट्रोडक्शन है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सीसेमम भी एक ऑयल सीड क्रॉप होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है ऑयल सीड की। इसका जो ऑयल की क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सीसेमम क्रॉप जो बहुत ही ज्यादा वाटर लॉगिंग के प्रति सेंसिटिव होती है। यदि 2 से 4 दिन भी यदि लगातार बारिश हो जाती है और पानी वहां पे स्टेग्नेटेड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो सीसेमम का क्रॉप खराब हो जाता है। तो सीसेमम में बहुत ज्यादा रोग लगने की संभावना होती है। तो इसमें वायरल डिसीज या फिर माइकोप्लाज्मल डिसीज लगती है, या फंगस या बैक्टीरिया के द्वारा भी इसमें रोग लगता है। तो हम सीसेमम में 3 डिसीज पढ़ेंगे। पहला फिलोडी ऑफ सीसेमम, दूसरा है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और तीसरा है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीसेमम। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टू स्टडी वेरियस डिसीज ऑफ द सीसेमम, सीसेमम में जितना डिसीज लगता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और देन डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन, जो ए डिसीज है वो कौन से पैथोजन के द्वारा होती है, जैसा कि वायरस के द्वारा हो रही है, या माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरिया या फंगस या निमेटोड के द्वारा हो रही है, या कई बार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है। तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पैथोजन है उसका डिसीज साइकिल कैसे करता है, उसका प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है, सेकेंडरी इनोकुलम क्या होता है, ये कैसे अपनी लाइफ साइकिल होस्ट में कैसे कंप्लीट करता है। देन हम लास्ट में देखेंगे कि हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो सीसेमम मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में रोग लगते हैं। यदि इसमें रोग लग जाता है तो पूरा जो सीसेमम का जो क्रॉप होता है वो पूरा डैमेज हो जाता है। जैसे कि यदि फिलोडी डिसीज सीसेमम में लग जाती है तो फिलोडी में पूरा उसमें ना तो सीड बनता है, उस पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता और सीड भी नहीं बनता। तो सीसेमम की क्रॉप में यदि डिसीज लग जाती है तो ऑलमोस्ट 20 से 30% जो क्रॉप का नुकसान होता है वो डिसीज के द्वारा होता है सीसेमम की क्रॉप में। इसके बाद जो पहला डिसीज है वो फिलोडी ऑफ सीसेमम है। तो फिलोडी भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है सीसेमम में, जो कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है। क्योंकि जब मैंने फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा पढ़ाया था तो जो फाइटोप्लाज्मा बाद में नाम दिया था, पहले हम इसको माइकोप्लाज्मा के नाम से ही जानते थे, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा होते हैं प्रोकैरियोट होते हैं, वॉललेस होते हैं और उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है और उसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है और इनका एक कॉलोनी रहता है, फ्राइड एग के जैसा दिखता है। इनको हम लैब में कल्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में इनको माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म ही कहते थे, परंतु 1990 के या 95 के आसपास इसका नाम चेंज करके जो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं उनको हम फाइटोप्लाज्मा कहते हैं, और जो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म एनिमल में रोग उत्पन्न करते हैं उनको हम माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म ही अभी भी कहते हैं। ठीक है। तो फाइटोप्लाज्मा केवल प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं। तो फिलोडी डिसीज जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है। तो जब ये इंडिया में जहां पे सीसेमम का कल्टीवेशन होता है वहां पे फिलोडी डिसीज लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लगती है। और जब ये सीरियस कंडीशन में लग जाती है, सीरियस डिसीज लगती है, तो उसमें लगभग पूरा का पूरा जो यील्ड लॉस सीसेमम का जो होता है पूरा क्रॉप का नुकसान हो जाता है। लगभग 70 से 80% क्रॉप का नुकसान हो जाता है।
इसके हम सिम्टम में देखते हैं कि इसका जो मेन सिम्टम आता है, तो जैसा कि आप लोगों को फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि जो फिलोइड डिसीज में जो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है, तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है पूरा पूरा ग्रीनिश पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा पूरा जो फ्लावरिंग पार्ट होता है वो ग्रीनिश पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको फिलोइड डिसीज कहते हैं। जो डिसीज है पहले तो मोस्टली जो फ्लावरिंग स्टेज में आती है, उस टाइम पे जो फ्लोरा पार्ट होता है पूरा पूरा ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा पूरा वो प्रोफ्यूज हो जाता है। देन दो प्लांट जो लीफ होती हैं वो क्लस्टर के रूप में आ जाती हैं और पूरा पूरा जो फ्लावर हो जाता है माल फॉर्म हो जाता है, टिप में पूरा पूरा लीफ के जैसा स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है और फ्लावर जो रहता है पूरा पूरा स्टेलाइज रहता है, उस पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उस पर सीड नहीं बनते हैं। इसके अलावा जो फ्लोरा पार्ट होता है उसमें बीन क्लियरिंग सिम्टम भी आते हैं। बीन क्लियरिंग का मतलब होता है कि जो लीफ का जो बीन वाला भाग होता है वो पूरा पूरा एलोइस हो जाता है, उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है। इसके अलावा जो स्टमेन होते हैं वो भी लीफ के जैसे दिखने लग जाते हैं, कई में तो बनते भी नहीं है, और उसमें एंथर जो रहता है वो भी ग्रीन कलर का हो जाता है और डेसेंस नहीं होता, मतलब एंथेसिस नहीं होती है, तो जो उससे पोलन ग्रेन बाहर नहीं निकलते, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसके अलावा जो ओवरी होती है वो भी इलांगेटेड और सूट के जैसा उस पर ग्रोथ हो जाती है। और प्लांट जो होता है यदि फिलोइड डिसीज लग जाइए सिसेमम के पौधे में तो उसमें भी शॉर्टनिंग हो जाती है, स्टंटेड हो जाता है, प्लांट छोटा रह जाता है, उसमें एबनॉर्मल ब्रांचिंग होती है और उसमें बुशी टाइप का अपीयरेंस आ जाता है पौधे में। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है जनरली उसमें जो कैप्सूल नहीं बनते हैं, कैप्सूल यदि बनते हैं तो भी छोटे रह जाते हैं, उसमें यील्ड का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो फिलोइड डिसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है सिसेमम की क्लास में, जो कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। इसके डिसीज साइकिल के लिए जो पैथोजन होता है, पैथोजन के वाइड होस्ट रेंज होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पैथोजन जो रहता है वो जैसे कि ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी टोरिया या ब्रेसिका रापा या चने में साइसा रेटिनम या क्रोटोलारिया जेंसिया या ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम या अरेचिस हाइपोजिया, इन सब में एज बीट होस्ट इनमें काम करते हैं और इनमें जो पैथोजन रहता है लंबे समय तक सर्वाइव रहता है। और जो पैथोजन होता है जेसिड के द्वारा ट्रांसमिट होता है। जो जेसिड का नाम है ओरेसियस अल्बिसिंटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फिलोइड या सिसेमम को कौन ट्रांसफर करता है, तो जेसिड करता है। जेसिड का नाम भी पूछा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका साइंटिफिक नेम है ओरेसियस अल्बिसिंटस। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जो फिलोइड या सिसेमम को ट्रांसफर करता है और एक परसिस्टेंट मैनर में डिसीज को ट्रांसफर करता है, इस वायरस को ट्रांसफर करता है। इसके अलावा इसको जो ऑप्टिमल एक्विजिशन पीरियड होता है 3 से 4 दिन का होता है और इनोकुलेशन फीडिंग पीरियड 30 मिनट का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो पैथोजन का होता है लीफ होपर में वो 15 से 60 दिन का होता है। और तो ये जो जेसिड रहता है 15 से 60 दिन तक ये फाइटोप्लाज्मा को ट्रांसफर करने का कार्य कर सकता है। यहाँ तक कि जो लिम्फ होता है वो लिम्फ जो होते हैं जेसिड के वो फाइटोप्लाज्मा को ट्रांसफर नहीं कर पाते, वो इनकैपेबल होते हैं। और जो वेक्टर पॉपुलेशन जो समर में होती है वो उसमें उस टाइप तो वो डिपेंड करती है कि डिसीज कितनी मात्रा में पौधों में लगेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका पैथोजन का कैरेक्टर क्या रहता है। तो जैसे कि हमने बता दिया, तो पैथोजन जो होता है प्रोकैरियोट होता है, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, वॉललेस होता है और उसका जो कॉलोनी रहता है वो फ्राइड एग के जैसा दिखता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। तो इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए यदि ड्राई वेदर है और टेम्परेचर यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ह्यूमिडिटी लो है, कम है, लगभग 65% है और उस टाइम पे हल्की बारिश हो जाती है। और फरवरी मार्च में यदि ड्राई सीजन हो जाता है तो उस टाइम पे डिसीज लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इसके मैनेजमेंट के लिए जो इन्फेक्टेड होस्ट या बीड होस्ट होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा हम सोइंग का जो डेट होता है उसको भी हम डिले कर देते हैं, तो उससे भी ये संभावना डिसीज लगने की, स्प्रेड होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा
सिसेमम क्रॉप को हम कॉटन, ग्राउंडनट या ग्रेन लेगूम के आसपास हम बोने से बचते हैं, और जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको हम जो इन्फेक्टेड हमको प्लांट दिखे उसको हम रूट आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा सिसेमम मलायानम एक रेजिस्टेंट सोर्स है, तो उसको यदि हम उसको उगाते हैं, उससे हम ब्रीडिंग करा के हम सिसेमम रजिस्ट या फेलोडी रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उससे भी डिसीज नहीं लगती। इसके अलावा हम यदि वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम 2 से 3 बार मोनोक्रोटोफास 0.03% या डाइमेथोएट एट द रेट ऑफ 0.2% फ्लावरिंग टाइम पे हम स्प्रे कर देते हैं, तो जो जेसिड होता है वो कंट्रोल हो जाता है, जिससे डिसीज स्प्रेड नहीं हो पाती है। इसके अलावा 500 ppm टेट्रासाइक्लिन को हम फ्लावरिंग के टाइम पे स्प्रे करते हैं, तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन होता है वो फाइटोप्लाज्मा को किल कर देता है, जबकि ये जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं वो पेनिसिलिन एंटीबॉडी के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। इसके बाद दूसरा डिसीज आता है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। जो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट होता है वो अल्टरनेरिया सेसामी के द्वारा होता है, जो कि ये एक फंगस है। ये अल्टरनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है, बहुत अधिक मात्रा में पौधों में रोग उत्पन्न करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है। लगभग जहाँ पे सिसेमम की क्रॉप की हम खेती करते हैं वहाँ पे डिसीज लगता है। लगभग 10 से 15% जो सिसेमम की क्रॉप का जो नुकसान होता है वो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के द्वारा होता है। तो नॉर्मली जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में डिसीज उत्पन्न करता है सिसेमम की क्रॉप में। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में सिसेमम की क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या रहता है। तो इसके सिम्टम में जो पहला सिम्टम आता है, तो इनिशियली स्मॉल सर्कुलर रेडिश ब्राउन कलर का स्पॉट लीफ में बनता है, और जब ये स्पॉट धीरे धीरे इनलार्ज हो जाता है और पूरे लीफ को कवर कर लेता है, और इसके मेन जो स्पॉट बनता है उस पे कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है। ये पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट को पहचानने का, उसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है। तो आप लोग ध्यान देना, क्योंकि अल्टरनेरिया से जो भी स्पॉट बनता है उस पे कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है, क्योंकि नॉर्मली लगभग हर दूसरी डिसीज में स्पॉट बनता है, तो हर स्पॉट को पहचानने में थोड़ा सा एक्सपर्टिज्म होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उस डिसीज को पहचान पाओगे। तो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट को पहचानने के लिए उस पे कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है। इसके अलावा लोअर सरफेस में जो स्पॉट होते हैं वो ग्रेस ब्राउन कलर के होते हैं। जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो ये स्पॉट आपस में मिल जाते हैं, पूरा स्पॉट है उस पे ब्लाइट का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा डार्क ब्राउन कलर का लेसन बनता है, इसको हम पेटियोल, स्टेम या कैप्सूल में भी देख सकते हैं। और यदि कैप्सूल में इन्फेक्शन आ जाता है तो उसमें प्रीमेच्योर स्प्लिटिंग हो जाती है सीड की, और मेच्योरिटी से पहले ही जो सीड खुल जाते हैं, जो पॉड जो या फिर इसका कैप्सूल होता है वो खुल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पैथोजन कैसा रहता है। तो इसके पैथोजन में जो माइसिलियम होता है तो माइसिलियम ब्राउन कलर का सेप्टेट, और उसमें लार्ज नंबर के ग्रे येलो कलर के कोनिडियोफोर बनते हैं, जो कि स्ट्रेट या कर्व होते हैं, मुड़े हुए रहते हैं। और इन कोनिडियोफोर में कोनिडिया लगते हैं। जो कोनिडिया होते हैं वो भी लाइट ओलिव कलर के होते हैं, उसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा आप लोग देख सकते हैं। तो अल्टरनेरिया को पहचानने का मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि उसमें लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स सेप्टा बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अल्टरनेरिया को पहचानने के लिए। इसके अलावा इसमें जो कोनिडिया होता है उसमें 3 से 5 सेप्टेट होता है, और कोनिडिया ईयरबन होते हैं, वो कोनिडिया फोर में लगे हुए रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। इसके डिसीज साइकिल के लिए जो फंगस है ये सीड बर्न होती है। सीड बर्न के साथ साथ ये सॉइल बर्न भी होती है, और सॉइल में डॉर्मेंट माइसिलियम के रूप में लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। और यही सीड या फिर सॉइल में जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस होते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम का कार्य करते हैं, और सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है वो एयरबर्न कोनिडिया के द्वारा होता है। क्योंकि इसका स्प्रेड एयरबर्न कोनिडिया के द्वारा होता है, तो ये हवा के द्वारा एक कोनिडिया एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ही ट्रांसफर हो जाते हैं, और लगभग पूरे के पूरे फील्ड को इन्फेक्टेड कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। तो इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए
जो टेम्परेचर होना चाहिए कम होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके अलावा यदि रेनफॉल या क्लाउडी वेदर कंडीशन है तो उस टाइम पे ए डिसीज अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट डिसीज लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लास्ट में आता है इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट का। तो मैनेजमेंट के लिए यदि हम सीड को हम कैप्टान या थायरम से @0.25% या कार्बेंडाजिम @0.1% से यदि हम सीड ट्रीटमेंट दे देते हैं तो इससे डिसीज कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम हार्ड वाटर ट्रीटमेंट दे देते हैं सीड को 53 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा हम मैंकोजेब @0.25% या थायोफोनेट मिथाइल @0.25% या कार्बेंडाजिम @0.1% यदि हम फील्ड पे स्प्रे कर देंगे तो इससे भी अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट डिसीज कंट्रोल हो जाती है। तो इसके बाद तीसरा डिसीज आता है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सिसेमम जो कि लिबेरिया टोरिका के द्वारा होता है या इरिसिफी चाइकोरेसियानम। इसका कोनिडियल स्टेज होता है ओइडियोप्सिस टोरिका या ओइडियम अकंथोस्पर्मा। तो जो लिबेरिया टोरिका होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगस है जो बहुत अधिक मात्रा में पाउडरी मिल्ड्यू रोग उत्पन्न करता है। चूंकि पाउडरी मिल्ड्यू जो पैथोजन होता है वो उसमें यदि मेंस जो लगभग 15 से 20% जो क्रॉप का नुकसान होता है वो पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज के द्वारा होता है सिसेमम का। और जहां जहां पे सिसेमम की खेती करते हैं वहां पे ये डिसीज जरूर लगता है और बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है क्रॉप को। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है उसमें ग्रेस व्हाइट कलर का पाउडरी ग्रोथ आप लोग बड़ी आसानी से जो पत्ती का जो ऊपरी सरफेस होता है वहां पे पूरा पाउडरी ग्रे कलर का पाउडर जैसा आपको दिखता है तो पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से होता है। जब ये बहुत सारे जो इसमें स्पॉट बनते हैं एक साथ मिल जाते हैं वो पूरी पट्टी को कवर कर लेते हैं और उसमें पूरा पाउडर कोटिंग हो जाता है। चूंकि उसमें पाउडर कोटिंग हो जाता है इसलिए उसका फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है और उसका और सीवियर केस में इन्फेक्शन में आप लोग स्टेम में यहाँ तक कि फ्लावर में भी पाउडरी ग्रोथ दिखती है। इसके अलावा जो यंग कैप्सूल बनते हैं और उसमें प्री मैच्योर सीडिंग हो जाती है और सीवियरली इन्फेक्टेड क्लॉप जो होती है उसमें जो लीव्स होती हैं ट्विस्टेड हो जाती हैं और मालफॉर्म हो जाती हैं। और एडवांस स्टेज में यदि इन्फेक्शन हो जाता है उसमें जो माइसीलियर ग्रोथ होती है वो डार्क से ब्लैक कलर का उसमें क्लिस्टोथीसिया बनता है। तो क्लिस्टोथीसिया इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर होता है इसके लिबेरिया का। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पैथोजन का कैरेक्टर क्या क्या रहता है। तो जो ये फंगस होता है वो हाइलिन एसेप्टेट माइसीलियम प्रोड्यूस करता है जो कि ये एक्टोफाइटिक होता है। तो ये जो लिबेरिया टोरिका है बहुत ही इंपॉर्टेंट पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है। नॉर्मली जो पाउडरी मिल्ड्यू फंगस होते हैं वो इंडोफाइटिक होते हैं परंतु जो लिबेरिया टोरिका होता है वो एक्टोफाइटिक होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्टोफाइटिक पाउडरी मिल्ड्यू पैथोजन कौन सा है। तो लिबेरिया टोरिका जो है वो एक्टोफाइटिक पैथोजन है। और जो चूंकि एक्टोफाइटिक है इसलिए होस्टोरिया बनाता है। होस्ट एपिडर्मिस से होस्टोरिया अंदर जाता है वो होस्ट के अंदर वहां से सक करता है न्यूट्रिशन। एक कोनिडियोफोर इसमें बनता है। कोनिडियोफोर में जर्मिनेट होकर प्राइमरी माइसीलियम बनता है जो उसमें जो छोटा रहता है वो नॉन सेप्टेट होता है उसमें कोनिडिया चेन में बनते हैं। जो कोनिडिया होते हैं एलिप्सॉइड या बैरल शेप के होते हैं और कई बार एक क्लिस्टोथीसिया बनाता है। क्लिस्टोथीसिया और रेस्टिंग स्पोर के जैसा लंबे समय तक कार्य करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो फंगस होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है इसलिए इसको होस्ट की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। और जो ये पैथोजन होता है मेनली क्लिस्टोथीसिया के रूप में इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में के रूप में लंबे समय तक सॉइल में सर्वाइव करता है। इसका जो इसको स्पोर होता है जो क्लिस्टोथीसिया के जर्मिनेशन से इसको स्पोर बनता है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम का कार्य करता है। जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो विंडबर्न कोनिडिया के द्वारा होता है। चूंकि इसका सेकेंडरी स्प्रेड विंडबर्न कोनिडिया के द्वारा होता है तो ये कोनिडिया हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाते हैं और लगभग पूरे क्रॉप को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन क्या है। इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए यदि ड्राई ह्यूमिड वेदर होती है और लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो ये डिसीज को फेवर करता है। यदि दोनों कंडीशन एक साथ मिल जाती हैं तो ये डिसीज बहुत अधिक मात्रा में क्रॉप में लगता है और बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है।
इसके बाद हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इसके मैनेजमेंट के लिए जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस पड़े हुए रहते हैं फील्ड में, सॉइल में, तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा हम समर में डीप फ्लोइंग कर देते हैं, तो उससे भी जो इसका जो रेस्टिंग स्पोर होता है क्लिस्टोसिस या वो एक्सपोज हो जाता है डायरेक्ट सनलाइट से, तो डैमेज हो जाता है या डाई हो जाता है। इसके अलावा हम यदि रजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करते हैं जैसे कि राजेश्वरी या साई 1926 या KRR2, यदि हम इनको ग्रो करते हैं जिससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा हम सल्फर बेस्ड फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं जैसे कि बेटेबल सल्फर एट द रेट ऑफ 0.2% या डस्ट सल्फर एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर, इसको हम करते हैं तो इससे भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा तो आज हमने तीनों डिसीज पढ़ लिया, जो कि पहला डिसीज फिलोडी पढ़ा, दूसरा टर्निंग लीफ फिशर, तीसरा पढ़ा पाउडरी मिल्ड्यू पैथोजन, पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज। यदि ये डिसीज में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर लेना। इसके बाद हम आप लोगों को एक्सरसाइज देंगे। तो एक्सरसाइज में जो पहला है, तो आप लोग सीसेमो के फील्ड पे जाइएगा और वहां से सैंपल जो तीनों डिसीज का सैंपल कलेक्ट करके आप लोग हेरिबेरियम फाइल बनाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आप लोगों को तीनों डिसीज को पहचानना आना चाहिए। इसके अलावा आप जो सैंपल कलेक्ट करके लाओगे लैब में, तो उसमें स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे। इसके अलावा हम पैथोजन को आइसोलेट करेंगे, उसको आइसोलेट कैसे करते हैं ये सब बताएंगे। आइसोलेट आप लोगों को करना है, ठीक है। इसके बाद आज के लेक्चर का जो लर्निंग आउटकम है क्या है, तो आज लेक्चर में हमने 3 डिसीज पढ़ा। पहला डिसीज फिलोडी पढ़ा, दूसरा अल्टरनेरिया लीफ फिशर और तीसरा हमने पाउडरी मिल्ड्यू पढ़ा। तो इन तीनों डिसीज का हमने काजल ऑर्गेनिज्म बताया, इसका सिम्टम क्या होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसका पैथोजन का कैरेक्टर क्या है, डिसीज साइकिल क्या है, फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होती है, और हम लास्ट में मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हमने पूरा का पूरा आज के लेक्चर में हमने सीख लिया। और हमने ये भी जान लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम हम इस डिसीज को कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर हम तो आज के लेक्चर का रिसर्च स्कोप क्या है मैं बता देता हूँ। तो पहला है टू डेवलप का इको फ्रेंडली मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेज। तो इसमें आप लोगों को सुटेबल ट्राइकोडर्मा स्ट्रेन या स्यूडोमोनास स्ट्रेन खोजना है जो फंगस और बैक्टीरियल पैथोजन को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेन ट्राइकोडर्मा का और स्यूडोमोनास का खोजना है जो मोस्ट इफिशियंट पैथोजन को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा आप लोगों को पैथोजन को आइसोलेट करना है टू आइडेंटिफाई द वेरियस आइसोलेट ऑफ द पैथोजन एंड और कौन सा आइसोलेट मोस्ट वायरुलेंट है डिसीज उत्पन्न करने के लिए। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजन फूड टेक्निक आप लोगों को कौन सा खोजना है कि कौन सा बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट पैथोजन को कंट्रोल कर रहा है मोस्ट इफिशियंट, बहुत जल्दी और बहुत पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो आज के लेक्चर का ये रिसर्च की स्कोप है। तो आज के लेक्चर का हमने रेफरेंस है जहां से हमने अपना स्लाइड बनाया है और आप लोगों को लेक्चर दिया है। तो आप फर्दर स्टडी के लिए आप यहाँ से और ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आज के लेक्चर में आप लोगों को कोई भी परेशानी जाती है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। हमारा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।